अब ठीक है ना? ठीक है। यस सर। चलो देखो, अब अपनी आवाज को तो कर लो म्यूट, और हम पहले भी पीछे रह गए, इस टॉपिक को चलने दो फटाफट। तो जीभ कंप्लीट करनी है हमें, जीभ। तो मान लो ये सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया किसका? जीभ का। कई का डायग्राम है? जीभ का। जीभ का। और बताओ जीभ के बारे में मैंने क्या बताया था? हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? जीभ। सबसे बड़ी मांसपेशी। हाँ। जीभ। जीभ में हड्डियां नहीं होती। जीभ का आगे वाला भाग कैसा होता है? किसी चीज से जुड़ा हुआ होता है या फ्री होता है? खुला। हाँ, फ्री। जीभ का ये वाला हिस्सा, जीभ का आगे वाला भाग बिल्कुल फ्री है। जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला बिल्कुल फ्री हिस्सा है। जीभ पीछे से कनेक्ट होती है। और बताओ जीभ पीछे से कहां से जुड़ी रहती है? फ्रेनुलम लिंगुलम। वेरी गुड। पश्च तालु के पास। फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअल पश्च तालु के पास में। पश्च। हाँ। पश्च तालु के पास में। अपनी आवाज को बंद करो बेटा, आशुतोष आवाज बंद करो, कोई बोलेगा नहीं अब। देखो जीभ के लिए जो पहला काम हमने पढ़ा था वो ये था कि जीभ बोलने का कार्य करती है। जीभ बोलने में हेल्प करती है, बोलने में सहायता करती है। दूसरा काम, जीभ भोजन को, जीभ भोजन, जाने का काम। आवाज बंद निगलने का करो, काम करती है। आवाज बंद, अलग। जीभ भोजन को निगलने में, भोजन को निगलने में सहायता करती है। पॉइंट नंबर थर्ड, और पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि जीभ में पाई जाती है लार ग्रंथि। जीभ में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि, बताया था मैंने। और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या छोड़ती है? लार। लार से क्या लार। निकलता है? लार। लाला रस। लाला रस। लाला रस। लाला रस। और लाला रस कौन से भोजन का पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट को किस में पचाता है? ग्लूकोज। शाबाश, ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर रहा है? ग्लूकोज में। इतनी सारी बातें हमारी हो गई थी पहले वाली क्लास के अंदर। अब देखो जीभ का एक और काम है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बताओ आप जो खाना खाते हो सबका टेस्ट अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जो हम खाना खाते हैं वो मीठा भी होता है, तीखा भी होता है, कड़वा भी होता है, खट्टा भी होता है। तो बताओ ये हमें अलग अलग टेस्ट का पता कैसे लग रहा है? भोजन के अलग अलग स्वाद का पता कैसे लग रहा है? वो जो भोजन का स्वाद का पता लग रहा है ना, वो भी किसकी बदौलत लग रहा है? जीभ की बदौलत। क्योंकि जीभ में क्या पाई जाती है? स्वाद ग्रंथियां। जीभ में क्या पाई जाती है? स्वाद ग्रंथियां। स्वाद ग्रंथियां। जीभ में पाई जाती है स्वाद ग्रंथियां। और देखो कहां कहां पर पाई जाती है, नोटिस करना। ये जीभ का आगे वाला भाग, ये जीभ का अग्रभाग, ये जीभ का कौन सा पार्ट है? अग्रभाग, ठीक है। ये जीभ का पश्च भाग, पीछे वाला, ये जीभ का पीछे वाला भाग, ठीक है। और ये जीभ का साइड वाला भाग, ये जीभ का, ये भी साइड वाला भाग है, और ये भी साइड वाला भाग है। मान लो आपके सामने एक, मैं किसी की जीभ निकाल के बताऊं कि देखो रे, ये तो जीभ का आगे वाला पार्ट है, ये वाला। और ये अंदर की तरफ जाओगे आप थोड़ा सा, ये जीभ का पीछे वाला भाग है। और ये है ना, ये साइड वाले पार्ट, ये भी जीभ का साइड वाला भाग है, ये भी जीभ का साइड वाला भाग है। और साइंस की लैंग्वेज में साइड को क्या बोलते हैं? पार्श्व भाग। जीभ का कौन सा भाग होता है? पार्श्व। तो साइड को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व भाग, ठीक है। एक भाग बच गया बीच वाला। ये जीभ का कौन सा पोर्शन है? बीच वाला पार्ट। जीभ का कौन सा है? बीच वाला भाग, ठीक है। अब ध्यान रखना, जीभ के जो अलग अलग भाग मैंने बताया, आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला, साइड वाला, जीभ के जो अलग अलग पार्ट है ना, अलग अलग भोजन का टेस्ट बताते हैं। जीभ के अलग अलग भाग भोजन का अलग अलग टेस्ट बताते हैं। जैसे जीभ का कोई भाग मीठा बताएगा, जीभ का कोई भाग कड़वा बताएगा, जीभ का कोई भाग खट्टा बताएगा। अब कौन बताएगा वो हमें पहचान करनी है। सबसे पहले नोटिस करना कि जो जीभ का अग्रभाग है, ये वाला भाग, जीभ का अग्रभाग कौन सा भोजन का टेस्ट बताता है? मीठा। हमें अगर कोई चीज मीठी लगती है ना, मीठी, तो जीभ का कौन सा भाग मीठा बताता है? ये वाला, आगे वाला भाग। ये हमेशा याद रखना, जीभ का आगे वाला भाग
भोजन का कौन सा स्वाद बताता है? मीठा। कौन सा स्वाद? मीठा। और जीभ के जो साइड वाले पार्ट है ना, ये वाले, ये साइड वाले जो पोर्शन, हाँ ये शाबाश, ये कौन सा पार्ट बताते हैं, सॉरी कौन सा टेस्ट बताते हैं? खट्टा। खट्टा जीभ के जो टेस्ट। साइड वाले भाग है, देखो ये वाला भाग तो बता रहा है मीठा, ये वाला भाग तो क्या बता रहा है? मीठा। मीठा। ठीक है, मीठा। आवाज नहीं बेटा, आप अपनी आवाज को बंद क्यों क्यों नहीं करते? बार बार आवाज को म्यूट अनम्यूट क्यों करते हो? सानिया म्यूट करो आवाज को। अब है, खोलनी नहीं है आपको आवाज, सिर्फ सुनना है। ये वाला पोर्शन बताएगा मीठा और साइड वाला पार्ट बताएगा कौन सा? खट्टा। अब जो जीभ का पीछे वाला पार्ट है, ये वाला भाग, जीभ का जो कड़वा। वाला भाग है, ये कैसा बताता है? कड़वा। कड़वा। जीभ का पीछे वाला भाग कैसे बताता है? कड़वा। और जीभ के बीच वाला भाग, ये कौन सा टेस्ट बताएगा? ये बताता तीखा। है नमकीन। नमकीन या फिर खारा, नमकीन या खारा। आगे वाला भाग मीठा, साइड वाले दोनों भाग खट्टे, पीछे वाला भाग कड़वा, बीच वाला भाग या तो नमकीन या फिर खारा। सोल्टी बताता है, सोल्टी नमकीन वाला पार्ट बताता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक हकीकत बताता हूं मैं आपको। जब हम टेबलेट लेते हैं ना, टेबलेट, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको टेबलेट लेने में जोर आता है। दवाई आती है ना, दवाई कड़वी लगती है, तो हम दवाई दवाई पहले से कैसी होती है? कड़वी। और हम दवाई को कहाँ पे रखते हैं? अंदर, ऐसे ऐसे हम दवाई को रखते हैं इस वाले स्थान पर। अब आप सोचो, दवाई पहले से ही कड़वी और हमने कौन से स्थान पर रख दिया जो क्या बताता है? कड़वा। तो वो तो डबल कड़वी हो गई ना। एक तो दवाई पहले से कड़वी है, ऊपर से हमने जीभ के उस वाले भाग पर रख दिया जो हमें स्वाद का कौन सा टेस्ट बताता है? सॉरी, जो हमें भोजन का कौन सा टेस्ट बताता है? कड़वा, कड़वा। मीठा। तो टेबलेट को रखते हैं अंदर ऐसे, जहां पर कड़वा लगता है, तो वो तो डबल कड़वी लगेगी। इसलिए हम टेबलेट लेने के दौरान उल्टी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर तो जाएगी नहीं, उसका बाहर फेंकोगे। तो क्यों ना टेबलेट को यहां पर ना रखकर, दवाई को यहां पर ना रखकर या तो यहां पर रखो। तो ये भी क्या बताता है? नमकीन और खारा बताता है। हमेशा दवाई को कहां पे रखो? आगे, यहां पर, जीभ के मीठे वाले पार्ट पे। तो मीठे वाले पार्ट को दवाई पे रखोगे तो दवाई कड़वी है, इतनी ज्यादा कड़वी नहीं लगती, क्योंकि जीभ का ये वाला भाग कौन सा टेस्ट बताता है? मीठा। तो एक तो ये ध्यान रखोगे जब भी टेबलेट लोगे। दूसरी बात, आप कभी भी बिना पानी के टेबलेट नहीं लोगे। ये टेबलेट की बात आ गई इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात। बिना पानी के, कई बार होता ना, गोली है, छोटी सी टेबलेट है, उसको डायरेक्टली निगल गए, ये गलती कभी मत कर देना लाइफ में, कभी भी नहीं, क्योंकि वो कहीं पर भी जाकर चिपक सकती है। यहाँ से तो आप निगल गए, क्या पता वो गले में चिपक गई तो, श्वास नली में चली गई तो, यहाँ पर ओसोफेगस में या ग्रास नाल में चिपक गई तो। इसलिए दवाई हमेशा किसके साथ लेनी चाहिए? पानी के साथ, या अगर दूध के साथ बताई जाती है तो मतलब दवाई के साथ कोई ना कोई लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, तो ये लो, ये सारी जानकारी थी किसकी? जीभ की। जीभ के लिए मैंने पूरी बात बता दी, वापस बताता हूँ एक बार। जीभ हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है जो आगे से स्वतंत्र है तथा पीछे से पश्च तालु के पास फ्रेनुलम लिंगुअल नामक स्थान पर जुड़ी होती है। ठीक है, जीभ में, जीभ के कई प्रकार के कार्य हैं। ठीक है, पहला काम, जीभ बोलने में सहायता करती है, जीभ भोजन को निगलने में सहायता करती है, जीभ में लार ग्रंथि पाई जाती है जिसमें लार पाई जाती है, लार में लाला रस होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट भोजन को किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज में। और फाइनली लास्ट पॉइंट आप ये बताओगे कि जीभ में टेस्ट बड्स यानी कि स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है जो हमें भोजन के, फूड के अलग अलग टेस्ट की जानकारी देती है। जीभ का आगे वाला भाग स्वीट बताता है, मीठा। जीभ का जो लेटरल पार्ट है, साइड वाला, वो बताता है शार्प, मतलब खट्टा। जीभ का पीछे वाला भाग, जो बिहाइंड वाला पार्ट है, वो बताता है बीटर। और जीभ का जो मिडल पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, वो हमें बताता है सोल्टी, यानी कि खारा या फिर नमकीन। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसकी? टंग की। किसकी? जीभ की। अब देखो मुख गुहा में एक और अंग बच रहा है, बताओ कौन सा अंग बच रहा है? दांत। दांत। तो दांत भी काफी लंबा चौड़ा मैटर है, पढ़ते हैं देखो इसको डिटेल से, बोलना नहीं है किसी को भी, काफी इंटरेस्टिंग है, समझना ध्यान से।
देखो अब हमें पढ़ना है दांत। नंबर 4 पर बेटा आवाज बंद करो, आप क्यों नहीं समझ पाए। टीथ, दांत। ये वीडियो बंद करो तो सार। देखो ध्यान देना, क्या पढ़ना हमें, दांत। अब देखो सबसे पहले दांत के लिए क्या पढ़ा जाएगा, दांत के लिए सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा जाएगा ना, वो पढ़ा जाएगा द्विबार दंती। सबसे पहला पोर्शन कौन सा है, द्विबार दंती। द्विबार दंती से मतलब है, अगर मैं मानव की बात करूं, हमारी बात करूं, तो हमारी पूरी लाइफ में बताओ हमारे कितने बार दांत उगते हैं, 2 बार। कितनी बार दांत उगते हैं, 2 बार। एक तो जब हम छोटे होते हैं, जब हम बचपन में थे तो हमारे दूध के दांत उगे थे, तो दूध के दांत उगकर टूटकर फिर हमारे कौन से दांत आए, दूसरे दांत आए। तो मानव में 2 बार दांत उगने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विबार दंती। 2 बार दांत उगने की, 2 बार दांत उगने की प्रक्रिया को, 2 बार दांत उगने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विबार दंती। अब 2 बार कैसे, 2 बार दांत कैसे, एक बार तो बचपन में, और एक बार जब हम बचपन वाली अवस्था क्रॉस करके हम कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, किशोर अवस्था में। एक बार तो बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था के बाद में हम कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, किशोर अवस्था में। तब हमारे जो दांत आ जाते हैं उन्हें बोला जाता है स्थायी दांत। 2 दांत होते हैं। देखो मानव के जीवन की बात करूं ना, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। अगर मानव के जीवन की बात की जाए तो मानव का जीवन कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, 4 अवस्थाओं से होकर। कितनी अवस्थाओं से, 4। पहली जो अवस्था होती है वो होती है बाल्य अवस्था। पहली कौन सी अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बचपन, चाइल्डहुड। ठीक है। उसके बाद की जो अवस्था होती है वो होती है किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है। फिर उसके बाद की जो वयस्क अवस्था होती है वो होती है वयस्क, वयस्क अवस्था। फिर कौन सी अवस्था आती है, वयस्क अवस्था। फिर आती है वृद्धावस्था। देखो इनके बीच की एक और अवस्था होती है, लेकिन आप इनसे काम चल जाएगा। देखो बाल्य अवस्था का मतलब होता है बचपन, फिर आती है किशोर अवस्था, फिर आती है वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था का मतलब होता है जब हम जवानी में चले जाते हैं, जब हम 21 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो फिर कौन सी अवस्था आ जाती है, वयस्क अवस्था। देखो बाल्य अवस्था होती है 11 साल तक, जब आप पैदा होते हो, पैदा होने से लेकर उस दिन के बाद से लेकर 11 साल की उम्र क्या कहलाती है, आपकी बाल्य अवस्था। जब तक आप 11 साल के होते हो ना, तब तक आप टाबर टिंगरी होते हो, बच्चे होते हो। ठीक है। वो कौन सी अवस्था होती है, आपकी बाल्य अवस्था। फिर अगर मैं बात करूं 11 से लेकर 21, या कई 19 भी मान सकते हैं इसको, कुछ कुछ राइटर 19 मानते हैं, कुछ 21 बताते हैं। 11 से लेकर जो 21 साल की उम्र होती है वो आती है किशोर अवस्था। ना बचपन वाली अवस्था, ना जवानी वाली अवस्था, बीच वाली अवस्था आ गई हो। ठीक है। वयस्क अवस्था आती है फिर 21 के बाद में, 21 से लेकर 35, 40 या 40 के ऊपर। फिर आपकी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था बाद में आती है। इनके बीच में एक और अवस्था आती है। ठीक है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। एक तो बाल्य अवस्था पर ध्यान देना, तो जो 2 बार दांत उगते हैं ना, 2 बार दांत उगते हैं। पहली बार जो दांत उगते हैं वो उगते हैं बाल्य अवस्था में। पहली बार दांत कब उगते हैं, बाल्य अवस्था में। फिर बाल्य अवस्था के बाद दूसरी बार दांत उगना स्टार्ट हो जाता है कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। फिर ये दांत किशोर अवस्था में भी चलते हैं, वयस्क अवस्था में भी चलते हैं, और फिर वृद्धावस्था, यही दांत चलते हैं। तो दांत मानव में कितनी बार उगते हैं, 2 बार। कितनी बार उगते हैं, 2 बार। पहला जो दांत है, जो पहली बार जो दांत उगते हैं उसे क्या बोला जाता है, दूध के दांत। क्या बोलेंगे उसको, दूध के दांत। दूसरी बार जो दांत उगेंगे उनको बोलते हैं स्थायी दांत, दूध के दांत। अब दूध के दांत कब उगते हैं, बाल्य अवस्था में। दूध के दांत कब उगते हैं, बाल्य अवस्था में। और स्थायी दांत कब उगते हैं, बाल्य अवस्था के बाद जब हम कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, किशोर अवस्था में।
दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। हाँ, ये याद रखोगे बेटा। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। हमारे अंदर टोटल दांत कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। 32 दांत होते हैं। लेकिन जब हम बचपन में होते हैं ना, जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं, उस समय हमारे पूरे दांत नहीं होते। अभी अभी तक तुम्हारे पूरे दांत नहीं है। अभी तक तुम बाल्य अवस्था में हो, या अगर किस और अवस्था में प्रवेश भी कर चुके हो, तो कंप्लीट दांत नहीं उगे। आपके कंप्लीट दांत उगेंगे जब आप वयस्क अवस्था में आ जाओगे, जब आप जवानी वाली अवस्था में आ जाओगे ना, तब। तो दूध के दांत 20 और ये 32। द्विबार दंती किसे कहते हैं? मानव में 2 बार दांत उगने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? द्विबार दंती। ठीक है, ये तो था पहला पॉइंट दांत को लेकर। दूसरा पॉइंट क्या है, नोटिस करना। दूसरा पॉइंट है गर्त दंती। दूसरा पॉइंट क्या है? गर्त दंती। देखो, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। नोटिस करना, गर्त का मतलब गड्ढा। गर्त मीन्स गड्ढा। और दंती का मतलब क्या होता है? दंती का मतलब दांत। कहने का मतलब ये है, अगर आप जाके देखोगे ना मुंह के अंदर, तो हमारे दांत किसी ना किसी गड्ढे में फिट हो रहे हैं। क्या हमारे दांत ऐसे ही पड़े हैं क्या मुंह के अंदर? अगर हमारे दांत गड्ढे में फिट नहीं होते, ऐसे होते, तो कब के बाहर आ जाते। इसलिए हमारे दांत मुख गुहा में अस्थायी रूप से व्यवस्थित ना होकर किसी गहरी दरार के अंदर या किसी गहरे गड्ढे के अंदर फिट हो रहे हैं। और वो जो गहरा गड्ढा है ना, उसे हम बोलते हैं मसूड़ा। उसे हम क्या बोलते हैं? मसूड़ा बोलते हैं। तो मानव में पाए जाने वाले दांतों का किसी गर्त में, किसी गहराई में फिट होना, व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? गर्त दंती। यानी कि दांतों का किसी गर्त या गहराई में स्थित होना। गर्त या गहराई में स्थित होना क्या कहलाता है? गर्त दंती। क्या कहलाता है? गर्त दंती। देखो कैसे स्थित होता है, समझाता हूं मैं, नोटिस करना। मान लो यहां से मैं थोड़ा सा ना दांत की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। यहां से ये वाला पॉइंट ही चल रहा है, दूसरे पॉइंट में मत घुसाना। यहां से मैं एक छोटा सा पॉइंट और डाल रहा हूं, दांत की संरचना। दांत की संरचना मतलब दांत कैसा होता है। देखो दांत की अगर मैं बात करूं ना, तो दांत इस टाइप का है। ऐसा दांत ऐसा ही होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से जाके बिल्कुल पतला हो जाता है। अब देखो, दांत का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? शिखर। दांत का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला ये वाला, ये ऊपर मत जाना, ये तो मसूड़े के अंदर घुस रहा जाके। ये ऊपर वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? शिखर। ठीक है। और दांत का सबसे नीचे वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं जड़, या मूल बोल दो, दांत की जड़। शिखर है, जड़ है, और ये दांत का कौन सा पार्ट है? ग्रीवा। ये दांत की गर्दन। इसलिए बताओ, एक दांत के कितने भाग होते हैं? एक दांत के कितने पार्ट होते हैं? 3। 3। शिखर, ग्रीवा, जड़। शिखर, ग्रीवा और जड़। अब आपको मैं बता दूं, ये जो दांत है ना, दांत ये इतना अंदर फिट होता है ऐसे, ये गर्दन से। मतलब अगर मैंने ये यहां से ये लाइन खींची है ना, तो दांत का ये वाला भाग तो बाहर होता है, दांत का ये वाला भाग अंदर होता है। जैसे हमारे दांतों की बात करें, इस वाले दांत की बात करें, तो दांत का जो ऊपर वाला पार्ट ना, ये तो शिखर वाला पार्ट है। तो दांत अंदर जाकर फिट हो रहे हैं ना, ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो दांत अंदर जाकर फिट हो रहे हैं, और दांत अंदर जाकर कहां पर फिट हो रहे हैं? ये पर। ये जो लाल कलर का दिखता है ना दांत के नीचे, जिसे हम क्या बोलते हैं? मसूड़ा। जिसे हम क्या बोलते हैं? गम, मसूड़ा। तो दांत मसूड़े के अंदर जाकर फिट हो रहा है। यहां से ये जो लाइन बना दी ना मैंने, ये क्या आ गया? ये आ गया मसूड़ा। तो दांत किसके अंदर जाकर फिट हो रहा है? मसूड़े के अंदर। दांत किसके अंदर जाकर फिट हो रहा है? ये मसूड़ा ही वो गहराई है, ये मसूड़ा ही वो ग्रत है जिसमें दांत फिट होता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? गर्त दंती। जब कभी आपका दांत टूटता है या जब दांत उखड़ता है, तो देखना
दांत के नीचे जड़ लगी होती है और जहां से दांत उकड़ता ना वहां गड्ढा बन जाता है, तो दांत उस गड्ढे में फिट था। वो गड्ढा किसका पार्ट था? मसूड़े का। और दांत के कितने भाग होते हैं? 3। और ये भी नोटिस कर लो, कुछ दांतों की एक ही जड़ होती है और हमारे अंदर कुछ दांत ऐसे भी होते हैं जिनकी 2-2 जड़ें होती है, ऐसे। ऐसे। तो ये जो दांत बना रखा है ना मैंने, ये वाला दांत, ये तो ये सामने वाले दांत है, ये फ्रंट वाले दांत है जिनकी एक ही जड़ होती है। 2-2 जड़ वाले दांत कौन से होते हैं? अंदर वाले, ये जिनको हम दाढ़ बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं, दाढ़। उनकी 2-2 जड़ें होती है और वो ऊपर से चौड़ा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है। 2 जड़ होती है, ऊपर से चौड़ा होने का मतलब है क्योंकि इसके ऊपर खाना आता है, हम खाना इन दांतों से चबाते हैं ना, तो खाना उसके ऊपर आना चाहिए। मान लो इसके ऊपर खाना आ गया तो खाना रुकना भी चाहिए, इसके ऊपर तो खाना रुक ही नहीं सकता, यहाँ कहाँ से खाना रुकेगा? यहाँ खाना रुकेगा। ऐसा कैसा ही ऊपर वाला दांत, तो ऊपर वाला दांत इसको आकर पीसेगा कि नहीं पीसेगा? 2 दांतों को मिलाएंगे ना वैसे, ऐसे, तो एक दांत के ऊपर तो खाना रखा जाएगा, एक को ऊपर से पीसा जाएगा ऐसे। और 2 जड़ इसलिए है क्योंकि हम खाना चबाते हैं तो हमें ज्यादा मजबूती चाहिए। खाना चबाने का मतलब है खाना चबाने में ज्यादा जोर आता है, इसलिए दांत टूट सकता है। इसलिए उन दांतों की कितनी जड़ें होती है? 2। और 2 जड़ आने का मतलब है दांत को क्या मिल जाती है? मजबूती मिल जाती है। वैसे इसके भी 3 भाग है। ये वाला पोर्शन कौन सा है? शिखर। ये वाला पोर्शन कौन सा है? जड़। और ये वाला पोर्शन कौन सा है? रूट या जड़। सॉरी, ये गर्दन वाला पोर्शन है। तो ध्यान रखना, गर्त दंती किसे कहते हैं? दांत की जड़ों का कई बार एक मसूड़े की गहराई में फिट होना क्या कहलाता है? क्या हुआ? हाँ बेटा बोलो। कई बार 2-2 दांत उग जाते हैं। क्या? कई बार एक जगह 2-2 दांत उग जाते हैं। हाँ, वो हो सकता है बेटा, वो एक प्रॉब्लम है, वो एक एक्स्ट्रा वर्दी है हमारे शरीर की, वो सबके साथ नहीं होता, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? वो तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, उनकी वजह से होता है। इस चीज को आप अभी नहीं समझ सकते, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, हायर क्लास के अंदर, तो वो हमारे, आप ऐसे समझ लो, वो हमारे मुख गुहा में या दांतों में पाई जाने वाली एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एक्स्ट्रा वृद्धि है, अतिरिक्त वृद्धि है, तो हो सकता है ऐसा। ठीक है, वैसे दांतों की संख्या 32 ही होती है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो एक पोर्शन, एक तो द्विबार दंती और एक कौन सा है? गर्त दंती। तीसरा पॉइंट दांत के लिए क्या होगा? तीसरा जो पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट है विषम दंती। विषम दंती। द्विबार दंती मतलब 2 बार दांत उगना। गर्त दंती का मतलब दांतों का गहराई में फिट होना। और विषम दंती का मतलब होता है, दंती का मतलब तो दांत है, और विषम का मतलब होता है असमान। एक चीज तो होती है सम, एक होती है विषम। तो विषम का मतलब तो अलग अलग होता है, और यहाँ पर अलग अलग क्या है? अलग अलग से मतलब है कि दांतों का आकार अलग अलग होता है। दांतों का अलग अलग आकार की, अलग अलग आकार होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? विषम दंती। दांतों का अलग अलग आकार होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? विषम दंती। देखो हमारे जो दांत है ना, जो 32 दांत है, क्या सबका आकार एक जैसा है क्या? नहीं है, तो फर्क है, देख लो, यहाँ पर ही आकार में फर्क है। तो दांत आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आकार के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब देखो, कृतक अब 4 सुनो सुनो, 4 दांत कौन से है? 4 दांत है, 1 2 3 और 4। इसके लिए आप एक फॉर्मूला तैयार करोगे। फॉर्मूला क्या है? आई सी पी एम और एम। आई सी पी एम और एम। आई का मतलब होता है इंसीजर, आई का मतलब इंसीजर, इंसीजर। और हिंदी में इसको बोला जाता है च्वर्णक, नहीं नहीं, कृंतक। क्या बोला जाएगा? करंतक। दूसरा जो दांत है, सी का मतलब कैनाइन, अंग्रेजी में कैनाइन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं रदनक। हिंदी में क्या बोलेंगे? रदनक। पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर, पीएम का मतलब प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं अग्रच्वर्णक। अग्र
च्वर्णक। चवर्धक। और एम का मतलब होता है मोलर। एम का मतलब चवर्धक। मोलर, मतलब चवर्धक। तो मानव में आकार के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक कृंतक, एक रद्रक, एक अग्रच्वर्णक और एक च्वर्णक। एक इंसिजर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर और मोलर। आप भूल जाओ ना तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, आई सी पी एम और एम। आई सी पी एम और एम, लेकिन ये इंग्लिश के वर्ड आपको याद होने चाहिए। आई मीन इंसिजर, आई मीन इंसिजर, सी मीन्स कैनाइन, आई मीन्स इंसिजर, सी मीन्स कैनाइन। प्री मोलर, पी मतलब प्री, एम का मतलब मोलर और फिर इस एम का मतलब मोलर। प्री मोलर, मोलर, कैनाइन, इंसिजर। बस इजी है, कुछ भी नहीं है। इंसिजर अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में बोलते हैं कृंतक। तो कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इंसिजर कृंतक, कैनाइन रद्रक, प्रीमोलर अग्रच्वर्णक और मोलर च्वर्णक। तो ये थी दांत की बातें। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, अभी तक दांत वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि दांत किससे बना होता है, दांत का काम क्या है, ठीक है, इन सब दांतों का काम क्या है, इन सब दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है, दंत सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good night, जी।